नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन लांबा आप सभी का फिर से स्वागत है अपनी ज्योग्राफी की क्लास में। पहले हमने देखा था ज्योग्राफी को हमने कितने भागों में बांटा है, उसके बारे में हमने चर्चा कर ली है। उसके 3 भाग हमने अच्छे से पढ़ लिए हैं। कौन से भाग हैं उनको सबसे पहले हमसे देखते हैं। सर्वे ऑफ इंडिया है, उसके तहत भारत को 4 भागों में बांटा गया था। कौन सा आता है हमारे पास में? हिमालय। हिमालय के बाद में सेकंड आया मैदान। मैदान के बाद प्रायद्वीप, और प्रायद्वीप के बाद द्वीप। इसमें से हमने 3 चीजों की जानकारी बहुत अच्छे से प्राप्त कर ली है, हिमालय, प्रायद्वीप और द्वीप। जिस स्टूडेंट ने ये तीनों वीडियो नहीं देखी है, ये एक से ज्यादा वीडियो में कवर हुए हैं क्योंकि भी हमने बहुत सारे डिटेल से देखे हैं, तो वो वीडियो जरूर देखें। उसके बाद हम आज देखेंगे मैदान। ये 4 चीज हमें कहाँ कहाँ पर मिलती है, सबसे पहले उनके बारे में देखेंगे। आज का टॉपिक रहेगा हमारे पास में मैदान। ये जिस प्रकार से हमारा ये क्या रहता है, इंडिया, ये इंडिया रहेगा। यहाँ से हमने देखा था सबसे पहले, यहाँ पर हमारे पास में आया हिमालय। हिमालय के बाद यहाँ पर भी क्या है, हिमालय की पहाड़ियों का विस्तार है। यहाँ पर थे हमारे पास विंध्या, सतपुड़ा, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट। इसी के बीच में हमें पठार भी तो देखने को मिले थे, पठार। फिर हमारे पास में अब जगह कहाँ पर बची है, ये तो हमारे लिए हो चुका है हिमालय। ये हमारे पास में हो चुका है प्रायद्वीप। और द्वीप कहाँ पर थे, ये समुद्र में थे, यानी कि ये मुख्य भूमि से तो अलग ही थे। अब हमारे पास में जो जगह बचती है, ये लोकेशन हमें उत्तर भारत में देखने को मिलती है, ये जगह, और इसको बोला जाता है उत्तर भारत का विशाल मैदान। उत्तर भारत का विशाल मैदान। अब इसकी निर्माण प्रक्रिया कैसी होती है? जब हमने सभी को देखा कि हिमालय की उत्पत्ति हमारे जो इंडियन प्लेट थी, कहीं ना कभी अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया के साथ में जुड़ी हुई थी, और उसका प्रभाव उत्तर और पश्चिम की तरफ था। फिर यूरेशियन प्लेट से टकराती है, तो उसके टकराने के परिणाम स्वरूप हिमालय की उत्पत्ति होती है। जो प्रायद्वीप था, ये हमारे पास एज इट इज था, ये अपने साथ भी सफर करता आ रहा था। जो बीच वाला भाग था, तो यहाँ पर क्या हुआ, थोड़ा बहुत जो गैप था, इन गैप को या इस गड्ढे को भरने का काम करती है ऊपर से आने वाली नदियां। हम देखते हैं नदियां अपने साथ में भी क्या जलोढ़ निक्षेप लेकर आती है, और इन्हीं नदियों के द्वारा जो मैदान बनाया गया है, उसी को कहा जाता है उत्तर भारत का विशाल मैदान। अब तो ये हमारे पास में टॉपिक रहेगा, उसके बाद हम देखेंगे इनके बारे में क्या क्या विशेषता रहती है। आज हमारे पास है उत्तर भारत का विशाल मैदान। उत्तर भारत का विशाल मैदान। इस मैदान का निर्माण कैसे हुआ है? उत्तर भारत में बहने वाली नदियां सिंधु, गंगा, गंगा के बाद में आता है ब्रह्मपुत्र। नदियों ने अपने निक्षेपों द्वारा, अपने निक्षेपों द्वारा इस मैदान का निर्माण किया है। कहने का अर्थ यही है हमारे पास कि जो हिमालय से नदियां निकल रही है, उनके साथ में जो जो अवशेष आए हैं, अवसाद आए हैं, उन्हीं से हमारे पास विशाल उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण हुआ है। इस मैदान का क्षेत्रफल लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर है। मैदान का क्षेत्रफल
लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर है। अब आप परसेंटेज में फलान लेना भाई कितना होता है, जो कि हमारे पास 32,87,263 पूरे इंडिया का क्षेत्रफल है। तो मैदान का क्षेत्रफल 7 लाख वर्ग किलोमीटर है। अब हम देखते हैं कि भौतिक आकृति के आधार पर इस मैदान को अलग अलग भागों में बांटा जाता है। वो कौन से आकृतियां आएंगी? भौतिक आकृतियों के अनुसार भौतिक आकृतियों के आधार पर मैदान को अलग अलग भागों में बांटा जाता है। कौन से भाग आते हैं? जो लगभग आपने सभी ने सुने होंगे। सबसे पहले आता है हमारे पास में बाबर। बाबर के बाद में आएगा तराई। तराई के बाद में आता है खादर। ये सभी के सभी वर्ड आपको सुने हुए हैं भाई, लेकिन डिफरेंस क्लियर नहीं है। फिर आएगा हमारे पास में बांगर। 5वें नंबर पे आता है हमारे पास रेह, या इसे हम कलर भी कह सकते हैं। ये क्या चीज होती है? 6th नंबर पे आता है हमारे पास बूंद। ये भी इसी का पार्ट है, आपने नहीं सुना होगा। 7th नंबर पे आता है हमारे पास में डेल्टा। ये सुना होगा। ये भी उत्तर भारत का विशाल मैदान में डेल्टा कहाँ पर आता है? ये आपको पता है कि बहुत बार हमने देख लिया कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी अपने विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। अब हमारे पास में भौतिक आकृति के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? ये 7 भागों में बांटा गया है। बाबर, तराई, खादर, बांगर, रेह, या इसे कलर कह सकते हैं, बूंद और डेल्टा। अब हम देखेंगे हमारे पास में भी ये भाग कहाँ कहाँ पर मिलते हैं और कैसी कैसी आकृति में मिलते हैं, या क्या इनकी थोड़ी बहुत विशेषताएं रहती हैं। जैसे हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास में हिमालय बना हुआ है, 4 हिमालय। ये है शिवालिक। शिवालिक और शिवालिक के जो आसपास क्षेत्र होता है ना, यहाँ पर अपर्दन चलता रहता है, और अपर्दन चलने के कारण कुछ दूरी पर हमें यहाँ पर इस प्रकार से थोड़े बहुत पत्थर देखने को मिलते हैं। इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? भाबर। इस क्षेत्र को कहा जाता है भाबर। अच्छे से भी इसको नोट करना, भाबर। जब यहाँ पर शिवालिक क्षेत्र से जो जो नदियां आ रही हैं, जो कोई मुख्य नदी है जैसे गंगा है और इनके सिंधु है या फिर ब्रह्मपुत्र है, ये बड़ी नदियां हैं। तो बड़ी नदियां तो हमें दिखाई देती है, लेकिन जैसे यहाँ से छोटी नदी आएगी तो क्या हो जाती है? इस भाबर क्षेत्र में लुप्त हो जाती है। जैसे बड़े बड़े पत्थर होंगे तो वहां पर से हमें पानी आता दिखाई देता है, लेकिन ये पता नहीं होता कि ये कहाँ से आ रहा है। इसी क्षेत्र को बोला जाता है भाबर। यानी कि इस क्षेत्र में जो हिमालय से आने वाली नदियां क्या है? लुप्त हो जाती हैं। फिर ये जब थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो हमारे पास में ये नदियां पुनः से जीवित हो जाती हैं, और जो जीवित हो जाती है यहाँ पर क्या हो जाता है? थोड़ा बहुत दलदलीय क्षेत्र भी आएगा, क्योंकि अब हमारे पास में पत्थर खत्म हो चुका है, मैदान आ चुका है। मैदान में क्या है भी? अब मिट्टी मिल रही है। जब मिट्टी में हमारे पास में नदियां जीवित हो रही है तो ये दलदलीय क्षेत्र भी मिलता है। इस क्षेत्र को कहा जाता है तराई। समझने के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है बातें, तराई। जब जैसे ये हिमालय से थोड़ा सा और नीचे की ओर आ रही है, ये 8 किलोमीटर में फैला हुआ है चौड़ी पट्टी के रूप में, ये 10 से 15 में है। फिर उसके बाद जैसे ही हमारे पास में हरियाणा, यूपी और पंजाब आ जाता है तो यहाँ पर क्या हो जाता है? बिल्कुल मैदानी भाग आ जाता है। और मैदानी भाग में तो एक ऐसा भाग आएगा जहाँ पर प्रतिवर्ष बाढ़ आती है। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत और आगे नीचे आएंगे तो हमारे पास में एक ऐसा जगह भी आएगी जहाँ पर प्रतिवर्ष बाढ़ आती है। उसको हम क्या कहते हैं? खादर। खादर। और इसी में से कुछ भाग ऊंचा रह जाता है, जैसे ये नीचे है, ये ऊपर वाला भाग रह जाता है, इसको हम बोलते हैं बांगर। यानी कि खादर प्रतिवर्ष बाढ़ आ रही है तो यहाँ पर खाद आने का काम हो रहा है, खाद आ रही है तो फसलें अच्छी हो रही है, खादर। और ये हमारे पास में है बांगर। बांगर कौन सी जगह होती है? जहां पर प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी
नहीं पहुंच पाता उसे कहते हैं बांगर। और उसके बाद हमने देखा रेह या कलर, फिर आता है बूंद। ये दोनों चीजें भी हमें बांगर प्रदेश में ही देखने को मिलती है, रेह, कलर, और सेकंड कौन सी आती है, बूंद। रेह क्या चीज है, रेह बांगर क्षेत्र के अंतर्गत सिंचाई, अधिक सिंचाई के द्वारा यहाँ पर इसके ऊपर नमक जैसी एक सफेद परत बिछ जाती है, उसको हम बोलते हैं रेह। भूंड क्या होती है, जब बांगर प्रदेश में ऊपर की मुलायम मिट्टी नष्ट हो जाती है तो उसको कहा जाता है भूंड। फिर हमारे पास में जैसे जैसे ये नदियां और आगे जाएंगी तो समुद्र पे जाएंगी, और समुद्र में जाने के बाद में यहाँ पर क्या होगा, एक बड़े सारे डेल्टा का निर्माण होगा। वो डेल्टा को हम क्या क्या कह सकते हैं, डेल्टा हमारे लिए क्या क्या काम करेगा, खादर की क्या विशेषता है, चलो इसको बाद में देखेंगे। तब तक भाई आप सोचना, इस पॉइंट पे आएंगे तब इसको थोड़ा सा और डिटेल से पढ़ेंगे। बात आएगी अब हमारे पास में भाबर, हेडिंग रहेगी भाबर। भाबर क्या है, शिवालिक के गिरिपादीय मैदान में 8 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में एक फैला क्षेत्र जिसमें हमें छोटे और बड़े पत्थर मिलते हैं, वही चीज हमारे पास में भाबर है। और यह क्षेत्र कृषि के लिए अनुपयोगी है, यानी कि उपयोगी नहीं है। फिर हमारे पास में आता है तराई। तराई की विशेषता रहेगी कि इस क्षेत्र में भाबर में लुप्त नदियां पुनः से जीवित हो जाती हैं, और पुनः से जीवित हो जाती हैं तो क्या होगा, यह क्षेत्र दलदलीय क्षेत्र मिलता है, और दलदलीय क्षेत्र मिलने के कारण यहाँ पर सबसे ज्यादा वनों और वन्य जीवों की अधिकता पाई जाती है। थोड़ा सा और एक्स्ट्रा भी बात करेंगे। फिर हमारे पास में मैदान आ जाता है, वहां पर क्या होगा, खादर। खादर को हम अन्य किस नाम से जानते हैं, कत्सारी के नाम से भी जानते हैं, ये हम मिट्टी में भी पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास में आएगा टॉपिक भाबर। भाबर शिवालिक के दक्षिण में दक्षिण में 8 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में छोटे बड़े पत्थर पाए जाते हैं। छोटे बड़े पत्थर पाए जाते हैं जिसे भाबर कहते हैं। जिसे भाबर कहते हैं। और हिमालय से आने वाली छोटी नदियां यहां पर लुप्त हो जाती हैं। पूछा गया प्रश्न है, हिमालय से आने वाली छोटी नदियां इस क्षेत्र में लुप्त हो जाती हैं, यानी कि लुप्त का मतलब क्या है, गायब हो जाती हैं। गायब हो जाती है क्योंकि भी बड़े बड़े पत्थर हैं, बड़े बड़े पत्थरों में पानी आएगा तो ये उसके नीचे से गुजरना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि हमें काफी बार दिखाई भी देता है। फिर आता है हमारे पास में, देखा भी होगा, लेकिन यहाँ से इस क्षेत्र में पत्थरों के ऊपर से देखेंगे तो हमें पानी नहीं दिखाई देता, लेकिन जब जैसे ही पत्थर समाप्त होते हैं तो क्या होगा, भी में पानी चलता दिखाई देता है। और यह क्षेत्र कृषि के लिए अनुपयोगी है, और यह क्षेत्र कृषि के लिए अनुपयोगी है, अनुपयोगी है, इस प्रकार से रहेगा, अनुपयोगी है। फिर हमारे पास में फर्स्ट के बाद सेकंड पार्ट आता है तराई। तराई कहां पर आएगा, ये भाबर के दक्षिण में भाबर के दक्षिण में 10 से 15 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में फैला है, के रूप में फैला है। इसकी पहली विशेषता क्या रहती है, भाबर में लुप्त नदियां इस क्षेत्र में पुनः से जीवित हो जाती हैं। एग्जाम में प्रश्न पूछा गया कि किस क्षेत्र में
लुप्त नदियां पुनः से जीवित हो जाती हैं। तो तराई ऑप्शन में यही ऑप्शन आते हैं भाई, तराई, बाबर, तराई, खादर, बांगर, कोई भी दे सकता है। तो इस क्षेत्र में क्या होगा भाई, बाबर की लुप्त नदियां पुनः से जीवित हो जाती हैं। जीवित हो जाती है तो यह क्षेत्र क्या होगा, दलदली होगा, क्योंकि यहाँ पर भाई मिट्टी के साथ में पानी मिल रहा है। तो यह क्षेत्र दलदली होने के कारण यहाँ पर वनों और वन्य जीवों की अधिकता पाई जाती है। यह क्षेत्र दलदली होने के कारण यहाँ वनों और वन्य प्राणियों की अधिकता पाई जाती है। अधिकता पाई जाती है। अब हमारे पास एक प्रश्न थोड़ा सा और उठता है भी इस तराई क्षेत्र से। जब हम देखते हैं कि हमारे हरियाणा में सबसे ज्यादा वन कहाँ पर मिलते हैं, यही देखने को मिलता है कि पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर, इन 3 जिलों में सबसे ज्यादा वन देखने को मिलते हैं। तो इसके पीछे कारण क्या है कि वहां पर सबसे ज्यादा तराई एक क्षेत्र है, क्योंकि शिवालिक थोड़ा सा और ऊपर रह जाते हैं, और वो और ऊपर रहने के बाद भी नीचे यहाँ पर अपने हरियाणा के आसपास इन 3 जिलों में क्या है भाई, तराई क्षेत्र देखने को मिलता है। कौन से, पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर, इसीलिए वहां पर सबसे ज्यादा वन मिलते हैं। अगर बाई चांस किसी दिन एग्जाम में पूछ लिया गया इन तीनों जिलों में सबसे ज्यादा वन मिलने के पीछे कारण क्या है, और ऑप्शन में दे दे बाबर, तराई, खादर, बांगर, तो भी पता होना चाहिए कि तराई क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट में आता है थर्ड नंबर पे खादर। खादर का एक तो आता है अन्य नाम, और खादर वह क्षेत्र होता है जहां पर प्रति वर्ष बाढ़ का पानी पहुंचता है। जिस क्षेत्र में प्रति वर्ष बाढ़ का पानी पहुंचता है उसे खादर कहते हैं। उसे खादर या कछारी कहते हैं। कछारी भी इसका अन्य नाम है, कछारी कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, यह क्षेत्र सबसे ज्यादा उपजाऊ भी है, क्योंकि प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी यहाँ पर आ रहा है, और बाढ़ का पानी ऊपर आने के कारण इस क्षेत्र में वाटर लेवल भी क्या होगा भाई, सबसे ज्यादा ऊंचा ही मिलता है। तो यह क्षेत्र भूमिगत जल का उत्तम संग्राहक है। यह क्षेत्र भूमिगत जल का उत्तम संग्राहक है। ये इनकी विशेषता रहती है, क्योंकि प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी आ रहा है तो क्या होगा भी, वाटर लेवल हमें ऊंचाई दिखाई देगा। फिर हमारे पास में आ रहा है फोर्थ नंबर पे बांगर। बांगर कौन सा क्षेत्र है जहां पर प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता, और इस क्षेत्र में क्या होता है भी, ये कृषि के लिए तो उपयोगी होता है, क्योंकि यहाँ पर इसे सिंचाई की आवश्यकता होती है। अगर सिंचाई हमें मिल जाए तो क्या होगा, ये बहुत ज्यादा उपजाऊ होगा। लेकिन यहाँ पर प्रतिवर्ष बाढ़ नहीं आती। जैसे हमारे हरियाणा में अब की बार तो चलो बाढ़ आई है, तो बाढ़ आई है तो ये क्या है भाई, बांगर प्रदेश ही है, क्योंकि बाढ़ प्रतिवर्ष आनी चाहिए। हमारे अपने फतेहाबाद में, पूरे कुरुक्षेत्र के आसपास ये 15 साल के बाद में बाढ़ आई है, तो जिससे भाई इसे हम खादर नहीं कह सकते, ये हमारे लिए बांगर ही है। मैदान का वह क्षेत्र
मैदान का वह क्षेत्र जहां प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता, प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता, क्या कहलाता है? बांगर कहलाता है, बांगर कहलाएगा। यही इनकी विशेषता है और इसमें से कोई अन्य विशेषता हमको देखने को नहीं मिलेगी। फिर हमारे पास आगे आता है 5वें नंबर पे रेह, या हम इसे बोल सकते हैं कलर। ये क्या है? बांगर क्षेत्र में अधिक सिंचाई के कारण यहाँ पर एक सफेद नमक जैसी परत बिछ जाती है, उसको हम रेह या कलर कहते हैं। यह समस्या अपने हरियाणा में भी देखने को मिलती है। हाँ जी, मिलती है। बांगर क्षेत्र में अधिक सिंचाई के कारण नमक जैसी एक सफेद परत बिछ जाती है, परत बिछ जाती है, जिसे रेह या कलर कहते हैं, जिसे रेह या कलर कहते हैं। एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है जी, रेह या कलर किसे कहा जाता है? ऑप्शन में यही था, कलर कहते हैं, आपको पता होना चाहिए। फिर आया हमारे पास में भूंड, ये आता है 6th नंबर पे। इस क्षेत्र में क्या हो, ये समस्या कहां कहां पर मिलती है? अभी रेह या कलर हरियाणा और यूपी में देखने को मिलता है, यूपी में देखने को मिलता है, क्योंकि उत्तर भारत का विशाल मैदान कहां पर है? यही हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में है। थोड़ा बहुत राजस्थान में आएगा और मध्य प्रदेश में आता है। फिर आगे झारखंड, बिहार, इस क्षेत्र में हमारे पास में क्या आता है? उत्तर भारत का विशाल मैदान। 6th नंबर पे आएगा हमारे पास में भूंड। बांगर क्षेत्र में ऊपर की मुलायम मिट्टी नष्ट हो जाती है, मुलायम मिट्टी नष्ट हो जाती है। ऊपर की मुलायम मिट्टी नष्ट हो जाती है तो हमारे पास में क्या मिलता है? नीचे भी कंकड़ मिलती है, और वहां से और उस क्षेत्र में कंकड़ मिलते हैं, जिसे हम भूंड कहते हैं। उस क्षेत्र में कंकड़ मिलते हैं, जिसे भूंड कहा जाता है, जिसे भूंड कहते हैं। और यह समस्या कहां कहां पर मिलती है? यूपी के बिजनौर और मुरादाबाद में भूंड, यूपी के बिजनौर और मुरादाबाद में मिलते हैं, मुरादाबाद। ये हमारे पास 6 प्रकार हो चुके हैं: बाबर,
तराई, खादर, बांगर, रेह, कलर, फिर आता है हमारे पास में भूंड, जिनको भी बहुत अच्छे से हम देखते चल रही हैं। अब हमारे पास में नेक्स्ट टाइप आती है डेल्टा। डेल्टा होता क्या है भी, इसके बारे में थोड़ी बहुत हमें जानकारी दीजिए। डेल्टा होता क्या है? डेल्टा क्या हो सकता है? डेल्टा डेल्टा होता है जो नदियों के द्वारा जो अवसाद लाए जाते हैं, अवसाद लाने के साथ साथ जब समुद्र में एंट्री करती है तो अपने मुहाने पर उनका जमाव कर देती है, तो उसको बोलते हैं हम डेल्टा। और इस डेल्टा को और किस नाम से जान सकते हैं? ये हमारे लिए खद्दर का भी काम करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, इसमें प्रतिवर्ष बाढ़ आ रही है। फिर हमारे पास में ये डेल्टा हो चुका है, और ये हमारे पास द्वीप का भी काम करते हैं, क्योंकि जैसे ये हमारे पास पर्वत है और यहाँ से कोई ना कोई नदी आ रही है और अपने बिल्कुल यहाँ पर समुद्र में एंट्री करेगी, मुहाने पर क्या कर रही है, इसका जमाव कर रही है। तो जमाव करने के बाद में कुछ अलग अलग धाराओं में फंस जाती है, जिससे ये हमारे पास द्वीप का भी काम करते हैं। और यहाँ पर प्रतिवर्ष बाढ़ आती है तो ये हमारे पास खादर का भी काम करेंगे। खादर ये हमारे पास दलदलीय क्षेत्र भी होगा, दलदलीय क्षेत्र। ये इनकी बहुत सारी विशेषताएं होती हैं। ये होता है डेल्टा। डेल्टा क्या होता है? और भारत का सबसे बड़ा डेल्टा या विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा में कहां पर मिलता है? सुंदरवन का डेल्टा। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा अपने मुहाने पर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। नदियों द्वारा अपने मुहाना क्या होता है? जहां पर समुद्र में एंट्री करते हैं उससे पहले का स्थान, अपने मुहाने पर विश्व के सबसे बड़े डेल्टा विश्व के सबसे बड़े डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा का निर्माण करते हैं। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं। ये तो बिल्कुल नॉर्मल सा प्रश्न है, लेकिन एक बार इसका कथन पूछा गया था कि इसका नया भाग भारत में और पुराना भाग बांग्लादेश में है। कथन सत्य है या असत्य है? इस प्रकार से तो इस डेल्टा का नया भाग भारत में और पुराना भाग बांग्लादेश में है। इस डेल्टा का नया भाग भारत में और पुराना भाग बांग्लादेश में है। पुराना भाग बांग्लादेश में है। जब हमारे पास में ये जब हमारे पास डेल्टा आ चुका है, डेल्टा क्या है कि जब पर्वत से कोई ना कोई नदी आई और अपने मुहाने पर क्या कर दिया, अपने अवसाद का जमाव कर दिया। तो ये अवसाद कहीं ना कहीं ऊंचे या नीचे भी होते हैं, उसको अलग नाम से भी जाना जाता है। यानी कि जब डेल्टा है उसके ऊंचे और निम्न भूमि को किस नाम से जाना जाता है? वो जाना जाता है चार और व्हील के नाम से। डेल्टा के उच्च और निम्न भाग को किस नाम की संज्ञा दी गई है? डेल्टा के उच्च और निम्न भाग को किस नाम से जाना जाता है? भाग को सिंपली लिख लो भी आप, चार और व्हील के नाम से जानते हैं। चार और व्हील के नाम से जानते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन। यानी कि जो उच्च भूमि है उसको चार कहेंगे, जो निम्न भूमि है उसको हम व्हील कहते हैं। एक बार ये प्रश्न एग्जाम में इसी प्रकार से पूछा गया था कि ऊंची और निम्न भूमि को किस नाम से जानते हैं? चार और व्हील के नाम से। क्या पता अगली बार
इनको अलग अलग नामों से भी जाना जा सकता है। तो ये अगर पूछ लिया जाए, उच्च नाम से भी, चार और निम्न नाम से भी, बील के नाम से जानते हैं। तो ये हमारे पास में जो उत्तर भारत का विशाल मैदान था उसके अलग अलग भाग थे भी, हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। आपका टाइम बिल्कुल भी जाया न करते हुए अच्छे अच्छे पॉइंट हैं और अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार से भाई ये उत्तर भारत का विशाल मैदान पूरा होने के बाद में जब हमने भारत को 4 भागों में बांटा था, हिमालय, मैदान, प्रायद्वीप और द्वीप, चारों के चारों भाग भाई बहुत अच्छे से हमने कंप्लीट किए हैं। जिस स्टूडेंट ने पहले की वीडियो नहीं देखे वो वीडियो जरूर देखें भाई, क्योंकि उसके बाद हमारे पास में आएगा भारत का अपवा तंत्र, अपवा तंत्र में आएंगी नदियां, नदियों का उद्गम भाई हिमालय से होगा। तो हिमालय से होगा तो पहले आपको पहाड़ियों का पता होना चाहिए भी कौन सी पहाड़ी की लोकेशन कहाँ पे है। मैं हर बार यही बात बोलता हूँ कि ज्योग्राफी याद करने का कोई सिलेबस नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ 80% देखने का है, यानी कि लोकेशन पता होनी चाहिए और 20% हमें याद होना चाहिए। जो चीज जहां पर देखी है वो चीज आज भी स्थिर है। तो इसलिए भी ज्योग्राफी के 4 पार्ट पूरे हो चुके हैं और इसको देखना, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे भारत का अपवा तंत्र। आज के लिए इतना ही है। वीडियो कैसी लगी आप लोग हमें जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।